वेलकम इन सीडीपी नेशन। आज हम अधिगम के सेकंड पार्ट की बात करेंगे। फर्स्ट पार्ट आपने देख रखा है, उसमें हमने पढ़ा कि अधिगम किसे कहते हैं और अधिगम को किस व्यक्ति ने किस नाम से पुकारा है या अधिगम के बारे में क्या कहा है। उसमें हमने देखा कि अधिगम की विशेषता क्या होती है। अगर आपने अभी तक पहला पार्ट नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप उसे ओपन कर लीजिए, देख लीजिए। हमने आपसे कहा था कि आप टेलीग्राम लिंक से जुड़ जाइए, जहां पर आपको फ्री पीडीएफ मिल जाएगी, खुद मेरे हाथ की लिखी हुई। आपको लिखने की आवश्यकता नहीं है, आप सिर्फ अपना 100% लगा के टॉपिक को समझिए। देखिए, अधिगम की हम बात कर रहे थे। अधिगम मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट का मतलब ये है कि जो टीचिंग एग्जाम्स होते हैं टेट लेवल के, चाहे वो किसी भी स्टेट के हो या सुपर टेट हो, सब में अधिगम मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आज सेकंड पार्ट हम पढ़ेंगे। दूसरे भाग में आज शुरुआत करेंगे अधिगम मार्ग की। अधिगम की बात करें तो देखिएगा, अधिगम का हमने अर्थ बताया, समझाया कि सीखना या व्यवहार में परिवर्तन। तो सीखने के लिए एक तरीके तो होंगे नहीं, एक रास्ता तो होगा नहीं, कई रास्ते होते होंगे। इन कई तरीकों में से अगर हम कैटेगराइज कर दें तो दो मुख्य प्रकार मिलते हैं। दो मुख्य प्रकार में कौन कौन मिलते हैं? तो अधिगम सीखने के या अधिगम के दो रास्ते मुख्यतः हैं। एक रास्ता है आगमन, एक रास्ता है आगमन और दूसरा है निगमन। आगमन और निगमन। देखिएगा, बात को समझिएगा बड़े आराम से। बोलने और कहने में यही चीज रहता है कि आगमन निगमन, ठीक, आगमन निगमन। लेकिन सच्चाई यह है कि सबसे पहले कौन सी विधि आई? निगमन, और उसके बाद आगमन। इसके अगर आने की बात कहें तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। निगमन की अगर बात करें तो निगमन की शुरुआत की थी प्लेटो ने। निगमन की शुरुआत किसने की? प्लेटो ने। लेकिन निगमन को व्यवस्थित स्वरूप नहीं दे पाए। अब प्लेटो की अगर बात कही जाए तो प्लेटो सुकरात के शिष्य थे। प्लेटो सुकरात के शिष्य थे और प्लेटो का शिष्य कौन? तो प्लेटो के शिष्य थे अरस्तु। प्लेटो के शिष्य थे अरस्तु। शुरुआत प्लेटो ने जरूर की थी निगमन विधि के, लेकिन उसे एक व्यवस्थित स्वरूप नहीं दे पाए थे। तो निगमन विधि को व्यवस्थित स्वरूप देने का काम किसने किया? अरस्तु ने। तो निगमन विधि को देने वाले व्यक्ति का नाम अरस्तु, आगमन विधि को देने वाले व्यक्ति का नाम अरस्तु। यानी अगर इन दोनों विधियों की बात कही जाए कि इन दोनों विधियों के जनक कौन हैं, तो ये आपके प्रीवियस का क्वेश्चन है। इन दोनों विधियों के जनक कौन है? अरस्तु। चाहे आगमन विधि हो या निगमन विधि हो, इनके जनक कौन है? अरस्तु। अब सुनिएगा, आपको एक कहानी सुनाते हैं छोटी सी आगमन से। आगमन की बात कहें तो मेहमानों का आगमन होता है। मेहमान का आगमन होता है। जैसे आपके घर पर मामा का आगमन करा लेते हैं, ठीक, आपके अपने मामा जी का आगमन करा लेते हैं। मामा जी का जब आगमन होता है, जिस दिन वो आते हैं उस दिन उनकी कदर कैसी होती है? क्या ऐसा होता है कि उनका कोई सम्मान नहीं हो रहा है, उनसे कोई नमस्ते प्रणाम नहीं कह रहा है, लोग अपने अपने काम में व्यस्त हैं? ऐसा तो नहीं हो रहा है। मामा जिस दम आते हैं उस समय बड़ी इज्जत होती होगी, लेकिन मामा वही 2 दिन तक रुक जाए, फिर उनका इज्जत या उनका मान सम्मान क्या उसी स्वरूप में रह जाता है? 4 दिन रुक जाए, 10 दिन रुक जाए, अब उनका मान सम्मान कैसा होगा? उनके मान सम्मान में धीरे धीरे घटाव होने लगता है, धीरे धीरे कमी आने लगती है, ठीक है, धीरे धीरे कमी आने लगती है। यानी मेहमान का आगमन होता है तो मेहमान होता है विशिष्ट, और जब वही थोड़ा सा रुक जाए तो वही मेहमान हो जाता है सामान्य। तो आगमन विधि की अगर बात कहें तो आगमन विधि कैसे चलती है? आगमन विधि जी बिल्कुल सही आगमन विधि चलती है विशिष्ट से सामान्य की ओर। आगमन विधि कैसे चलती है? तो आगमन विधि चलती है विशिष्ट से सामान्य की ओर, विशिष्ट से सामान्य की ओर, ठीक, विशिष्ट से सामान्य की ओर। अब आगमन विधि के जनक की तो बात हो ही गई है। आगमन विधि में पहले किया क्या जाता है? पहले नियम दिया जाता है कि पहले उदाहरण?
आगमन विधि में पहले उदाहरण दिया जाता है और अंत में नियम दिया जाता है। यानी आगमन विधि की शुरुआत की बात करें तो आगमन विधि चलता है कैसे? उदाहरण से नियम की ओर, उदाहरण से नियम की ओर, उदाहरण से नियम की ओर। अब बात करें कि इसे मानने वाले कौन हैं। जैसे अधिगम सिद्धांत अभी आगे चल के हम आप पढ़ने वाले हैं, उस अधिगम सिद्धांत में यह पढ़ेंगे कि अधिगम सिद्धांत को दो स्वरूप में माना गया। पहला स्वरूप है व्यवहारिक और दूसरा स्वरूप है क्षेत्रीय। ठीक, एक सिद्धांत बनेगा व्यवहारवादी सिद्धांत और दूसरा बनेगा क्षेत्रवादी सिद्धांत। ठीक, क्षेत्रवादी सिद्धांत कहेगा कि बालक जैसे क्षेत्र में रहता है उस क्षेत्र का प्रभाव उस पर पड़ता है और वह उस क्षेत्र के अनुसार सीखता है या उस वातावरण के अनुसार सीखता है। वाटसन ने तो यहां तक कह दिया कि मुझे 1 दर्जन बच्चे दे दो। कितने? मुझे 1 दर्जन बच्चे दे दो, मेरे कहे अनुसार वातावरण दे दो, फिर तुम जो कहो, चोर, डाकू, वकील, जज, इंजीनियर, डॉक्टर, जो कहो मैं बना दूंगा। ये वाटसन का कथन है। यानी 2 भाग बटेंगे, पहला भाग बटेगा व्यवहारवादी और दूसरा भाग बटेगा क्षेत्रवादी। व्यवहारवादी कहेंगे कि व्यक्ति करके सीखता है, वह जैसा करता है वैसा सीखता है, अपने किए गए व्यवहार के आधार पर वह सीखता है। तो यही चीज आगमन पे लागू होती है। आगमन इस विधि पर चलता है कि करके सीखना है। जब करके सीखने की बात चलती है तो इसे मानने वाले कौन आएंगे? तो आगमन विधि को मानने वाले हैं व्यवहारवादी। कौन? व्यवहारवादी। इसे व्यवहारवादी मानने वाले हैं। व्यवहारवादियों की अगर बात करें तो जैसे थॉर्नडाइक, जैसे स्कीनर, जैसे हल। ठीक है, ये लोग कौन हैं? तो ये लोग व्यवहारवादी हैं, या इन लोगों ने यह माना कि व्यक्ति पहले विशिष्ट प्रक्रिया करता है और उसके बाद धीरे धीरे सामान्य। यानी यह इस बात का समर्थन करते हैं कि आगमन विधि द्वारा बालक को सिखाया जाना चाहिए, पहले उदाहरण दिया जाए और उसके बाद नियम दिया जाए। निगमन की अगर बात करें तो निगमन बहुत सिंपल सी बात है। नी से निगमन और नी से नियम, नी से निगमन और नी से नियम की बात करेगा। और एक तरह से आप कह सकते हैं कि आगमन के विपरीत जैसा काम करता है निगमन। जहां आगमन कहता है कि विशिष्ट से सामान्य की ओर प्रक्रिया में पढ़ेंगे, वहीं निगमन कहता है कि सामान्य से विशिष्ट की ओर पढ़ेंगे। किधर? सामान्य से विशिष्ट की ओर पढ़ेंगे, सामान्य से विशिष्ट की ओर पढ़ेंगे। जहां पर आगमन कहता है कि पहले उदाहरण देंगे और अंत में नियम देंगे, वहीं पर निगमन कहता है कि पहले नियम देंगे। क्या देंगे? पहले नियम देंगे और उसके बाद उदाहरण देंगे। तो यह चलेगा नियम से उदाहरण की ओर, नियम से उदाहरण की ओर। जहां पर यह व्यवहारवादी है, वहीं पर निगमन विधि को महत्व देने वाले कौन हैं? तो क्षेत्रवादी हैं। इन्हीं को संज्ञानवादी भी कहा जाता है। तो क्षेत्रवादी या संज्ञानवादी। ठीक, अब इसमें वैज्ञानिकों की अगर बात करें तो जैसे कोल्ट लेविन, जैसे पियाजे, जैसे अल्बर्ट बंडूरा, ये लोग क्षेत्रवादी हैं या क्षेत्रवाद को महत्व देते हैं। ठीक है, तो देखिएगा आगमन मार्ग की अगर बात करें या सीखने की विधियों की बात करें तो 2 तरह से सीखते हैं, एक आगमन द्वारा और एक निगमन द्वारा। इनके जनक की अगर बात कहें तो आगमन विधि और निगमन विधि दोनों के जनक कौन? अरस्तु। दोनों के जनक कौन है? अरस्तु। निगमन की बात करें तो निगमन की शुरुआत प्लेटो ने जरूर की थी, लेकिन प्लेटो उसे व्यवस्थित रूप नहीं दे पाए, इसलिए इस विधि के भी जनक कौन माने जाते हैं?
अरस्तु। आगमन विधि विशिष्ट से सामान्य की ओर चलती है, उदाहरण से नियम की ओर चलती है, और इस विधि का प्रयोग व्यवहारवादियों ने अत्यधिक किया, या इस विधि को व्यवहारवादियों ने ज्यादा महत्व दिया है। निगमन की बात करें तो यह सामान्य से विशिष्ट की ओर चलता है, नियम से उदाहरण की ओर चलता है, और इसके पक्षधर क्षेत्रवादी या संज्ञानवादी है। इसके पक्षधर क्षेत्रवादी या संज्ञानवादी। ठीक, देखिए अब बात करेंगे सीखने के प्रकार की। ठीक है, सीखने के प्रकार या अधिगम के प्रकार की। तो प्रमुखतः दो लोगों ने इसके प्रकार बांटे हैं, एक रॉबर्ट मिल्स गैगने हैं या रॉबर्ट मिल्स गैने है। ठीक, कभी कभी इन्हीं को रॉबर्ट एम गैने लिखता है, कभी कभी गैगने लिखता है। अभी सुपर टेट में जो नाम लिया था वो गैगने लिया था। बहरहाल देखते हैं सीखने के प्रकार। ठीक, सीखने के प्रकार किसके अनुसार? रॉबर्ट मिल्स गैगने के अनुसार। इन्होंने कब बताया था? 1965 में। 1965 में रॉबर्ट गैगने की एक किताब आई थी, द कंडीशन ऑफ लर्निंग। ये आपके सुपर टेट का क्वेश्चन है और टेट का भी क्वेश्चन है कि द कंडीशन ऑफ लर्निंग किसकी किताब है? द कंडीशन ऑफ लर्निंग किसकी किताब है? तो द कंडीशन ऑफ लर्निंग रॉबर्ट गैगने की किताब है। किसकी? रॉबर्ट गैगने की। इसमें बताया क्या गया? इसमें रॉबर्ट एम गैगने ने सीखने की 8 अवस्थाओं के बारे में बताया। कितनी? 8 अवस्थाओं के बारे में बताया। इन्हीं 8 अवस्थाओं को अधिगम का पदानुक्रम का सिद्धांत कहा गया। किसका? अधिगम पदानुक्रम का सिद्धांत। देखिएगा, इन्हीं के आधार पर इस सिद्धांत को कहा गया अधिगम सोपानकी कहा गया। क्या कहा गया? अधिगम सोपान कहा गया। यानी इस सिद्धांत को कहा गया अधिगम सोपानकीय। आपसे सवाल पूछा जाता है कि अधिगम सोपान का सिद्धांत किसने दिया? तो अधिगम सोपान के सिद्धांत का तात्पर्य है कि वह रॉबर्ट गैगने द्वारा बताई गई इन 8 अवस्थाओं की बात कर रहा है। ठीक, तो इन्हीं 8 अवस्थाओं के आधार पर इसे अधिगम सोपान कहा जाता है, या इसी के आधार पर इस प्रकार के विभाजन को कहा जाता है पदानुक्रम का सिद्धांत। किसका? पदानुक्रम का। पदानुक्रम मतलब अधिगम पदानुक्रम। अधिगम पदानुक्रम का सिद्धांत। अधिगम पदानुक्रम का सिद्धांत किसने दिया? रॉबर्ट गैगने ने। अधिगम सोपान किसने दिया? रॉबर्ट गैगने ने। अधिगम का प्रकार बताने में 8 अवस्थाएं किसने दी? रॉबर्ट गैगने ने। ठीक है, अब अवस्थाओं की बात कर ले तो रॉबर्ट गैगने ने सबसे पहली अवस्था बताया संकेत अधिगम। अब ध्यान दीजिएगा, ये अवस्थाएं आपको याद होनी चाहिए। पहला संकेत अधिगम, दूसरा उद्दीपन अनुक्रिया अधिगम, तीसरा शब्द श्रृंखला अधिगम, चौथा शब्द साहचर्य अधिगम, पांचवा बहुविभेदक अधिगम, छठवां संप्रत्यय अधिगम, सातवां नियम अधिगम और आठवां समस्या समाधान अधिगम। ठीक, यानी ये कहते हैं कि बच्चा सबसे पहले संकेत के माध्यम से सीखता है। जब वह थोड़ा सा और बड़ा होता है तो वह शब्दों के प्रति अनुक्रिया या उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया करता है। जो भी चीज वह देखता है उसे पाने की कोशिश करता है, और इस प्रकार से दूसरा जो सीखने का चरण है वो उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया करके सीखता है। तीसरा यह है कि वो शब्द का साहचर्य बनाता है। साहचर्य का मतलब होता है संबंध। सुनिएगा कैसे। अगर आप उस बच्चे को कोई लिक्विड दे रहे हैं, अगर आप उस बच्चे को कोई लिक्विड दे रहे हैं तो लिक्विड दे करके आप कंटिन्यू उसके संज्ञान में यह बात डालते हैं कि पानी पी लो या पानी लाओ या पानी गिरा दिए, पानी के साथ खेल रहे हो, मतलब उससे बच्चे से संबंधित कई ऐसी बात आप कर रहे हैं जिसमें किसी एक लिक्विड को आप बार बार पानी की संज्ञा दे रहे हैं। किसी एक लिक्विड को बार बार आप पानी की संज्ञा दे रहे हैं। बच्चा पानी शब्द को याद करता है और उसका संबंध उस प्रकार के लिक्विड के साथ जोड़ देता है। तो बच्चे के ज्ञान की अगर बात कही जाए तो यही चीज है कि अगला चरण आता है शब्द साहचर्य का। बच्चा जो भी शब्द जिस तथ्य से संबंधित होता है उससे बात वो जोड़ता है। ठीक, उससे बात वो जोड़ देता है। अगले की बात करें, जब किसी भी व्यक्ति के पास संज्ञान होते हैं, किसी भी व्यक्ति के पास जानकारियां होती हैं, ज्ञान का भंडार होता है, तब वह किसी दो चीजों में अंतर कर पाता है। जैसे अगर हम इसी मार्कर्स की बात करें, ठीक, ज्यादा नहीं मार्कर की बात करते हैं। मार्कर आप भी जानते हैं,
लेकिन आपके ज्ञान के ही कारण यह संभव है कि आप यह बता पा रहे हैं कि ये रेड है, ये ब्लैक है और ये ब्लू है, ये ब्लू है, ये ब्लैक है और ये रेड है। ये आपके नॉलेज के ही बलबूते है। तो जब संज्ञान बढ़ता है, ज्ञान बढ़ता है, अनुभव बढ़ता है, तो व्यक्ति वस्तुओं के बीच में विभेद करने में सक्षम हो जाता है या अंतर करने में सक्षम होता है। जब इतनी संक्रियाएं शामिल हो जाती हैं, जब इतनी दक्षता व्यक्ति में आ जाती है, तो वह अपने खुद के नियम, संप्रत्यय या कॉन्सेप्ट बनाता है किसी विषय वस्तु से संबंधित। सुनिएगा, संप्रत्यय होता क्या है, सुनिए। किसी विषय वस्तु के प्रति व्यक्ति की अवधारणा या विचारधारा उसकी संप्रत्यय या उस विषय वस्तु के प्रति उस व्यक्ति का संप्रत्यय कहलाता है। क्या कहलाता है? किसी विषय वस्तु से संबंधित किसी व्यक्ति की अवधारणा ही उस व्यक्ति का संप्रत्यय या उस विषय वस्तु से संबंधित कॉन्सेप्ट है। ठीक, तो जब वह इतने ज्ञान का प्रयोग करेगा तो हर पक्ष से संबंधित उसकी कुछ न कुछ अवधारणाएं रहेंगी। जब इतने सब कुछ हो जाएंगे तब वह कुछ नियम बनाता है। अपने ज्ञान के आधार पर, अपने संज्ञान के आधार पर वह नियम बनाता है। जैसे एक कहावत है, आपने जरूर सुनी होगी, नहीं सुने होंगे अभी सुन लीजिए। देखिए, जब यह कहा जाता है कि भूत पिशाच होते हैं कि नहीं, ठीक, कोई बुरे साए होते हैं कि नहीं, ईश्वर होता है कि नहीं, ऐसा नहीं होता वैसा होता, जब आस्तिक नास्तिक के मतभेद की बात आती है, ऐसी कंडीशन की बात करें तो इसके लिए कहा जाता है कि न मुल्ला का कौल न पंडित का ज्ञान। क्या? न मुल्ला का कौल न पंडित का ज्ञान, जितना बीते आप पर उतना ही सच जान। ठीक, यानी यह बात कही जाती है कि जितना आप खुद अनुभव किए हैं, जितना आप खुद सोचे समझे हैं, देखे हैं, उसको सच मानिए। ठीक, अपने विश्वास से। तो जब व्यक्ति अपने सभी ज्ञान के प्रकारों का उपयोग करता है तो अपने खुद के नियम या सिद्धांत बनाता है और इन्हीं के आधार पर, यानी इन्हीं 7 चरणों के आधार पर वह अपनी समस्याओं का समाधान करता है। दक्षता अगर उच्च कोटि की है तो सिर्फ अपनी ही नहीं, दूसरों की भी समस्याओं का समाधान वो करेगा। अब आप अच्छे से जान रहे हैं कि इस क्रम में सबसे श्रेष्ठ क्या है। सबसे श्रेष्ठ बात है समस्या का समाधान करना। प्रीवियस के एक सवाल की अगर हम बात करें तो आपसे सीधे पूछा गया कि रॉबर्ट एम गैने ने किसे या अपने बताई गई अवस्थाओं में से किस अवस्था को सर्वश्रेष्ठ अवस्था के नाम से पुकारा है। तो रॉबर्ट एम गैने ने समस्या समाधान को सर्वश्रेष्ठ अवस्था बताया है। रॉबर्ट एम गैने ने समस्या समाधान को सर्वश्रेष्ठ अवस्था बताया है। इनका कहना था कि चाहे संकेत से सीखें, उद्दीपन अनुक्रिया से सीखें, शब्द श्रृंखला से सीखें, शब्द साचर्य बहुभेदक संप्रत्यय से सीखें या नियम बनाए, ये सारे काम सिर्फ इसलिए किए जाते हैं ताकि उससे संबंधित समस्या का समाधान हो सके। ये सारी प्रक्रियाएं सिर्फ एक ही उद्देश्य से हैं कि संबंधित समस्या का समाधान हो सके। तो इन 8 अवस्थाओं में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है? समस्या समाधान। ध्यान दीजिएगा, आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या है। सीखने के प्रकार की अगर बात करें तो सबसे पहला सीखने का प्रकार 1965 में अपनी किताब द कंडीशन ऑफ लर्निंग में रॉबर्ट एम गैने ने दिया। रॉबर्ट एम गैने ने 8 प्रकार की अवस्थाओं का जिक्र किया और इन्हीं 8 अवस्थाओं को क्या नाम दिया गया? इन्हीं 8 अवस्थाओं को सोपानकी कहा गया या पदानुक्रम का सिद्धांत कहा गया। इन्हीं 8 अवस्थाओं में से समस्या समाधान सबसे अंतिम अवस्था है और संकेत अधिगम सबसे पहली अवस्था है, जिसमें से समस्या समाधान को सर्वश्रेष्ठ अवस्था के नाम से जाना जाता है। ठीक है, स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे चलते हैं। चलिए देखिए, अब बात करेंगे दूसरे प्रकार की। हमने अभी कहा कि 2 लोगों द्वारा बताए गए प्रकार बड़े इंपॉर्टेंट बने, एक रॉबर्ट मिल्स गैने द्वारा और दूसरा डेविड पॉल ऑसवेल द्वारा। तो ऑसवेल की अगर हम बात करें कि ऑसवेल ने कितने प्रकार बताए, तो ऑसवेल ने 1968 में 4 प्रकार बताए। कितने? 4 प्रकार। ऑसवेल ने 4 प्रकार बताए और इन्हीं प्रकारों के बताने के आधार पर ऑसवेल को 1972 में थार्नडाइक पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ऑसवेल को कौन सा पुरस्कार दिया गया था?
तो आशुबेल को दिया गया था थार्नडाइक पुरस्कार, थार्नडाइक पुरस्कार। ठीक है, कभी कभार पूछ लेता है कि थार्नडाइक पुरस्कार या कौन से ऐसे वैज्ञानिक हैं जिनके नाम पर मनोविज्ञान में पुरस्कार आयोजित किए जाते हैं या पुरस्कार दिए जाते हैं। तो थार्नडाइक के योगदान के कारण, थार्नडाइक ने जो मनोविज्ञान में योगदान दिया है, इसके कारण अमेरिका में साइकोलॉजी के क्षेत्र में या मनोविज्ञान के क्षेत्र में थार्नडाइक पुरस्कार दिया जाता है। थार्नडाइक पुरस्कार किसे मिल चुका है? तो डेविड पॉल आशुबेल को मिला है। ठीक, देखिएगा, इन्होंने कहा कि अधिगम 4 प्रकार के होते हैं। पहला अधिग्रहण अधिगम, एक्विजिशन लर्निंग। ठीक, अब एक्विजिशन लर्निंग क्या है या अधिग्रहण अधिगम क्या है? इसका मतलब है कि व्यक्ति किसी द्वारा बताई गई बात या तथ्य को समझ करके या देख करके सीख जाता है। ठीक, अधिग्रहण का मतलब स्वीकारने से होता है, धारण करने से होता है। अन्वेषण अधिगम में क्या होता है? व्यक्ति या बालक खुद किसी बात का उत्तर ढूंढता है अपनी क्षमता, अपनी योग्यता के आधार पर और उसके बाद उसे सीखता है। अन्वेषण अधिगम की तो हिंदी इंग्लिश ही होती है रिसर्च लर्निंग। अन्वेषण का मतलब रिसर्च होता है, किसी तथ्य से संबंधित खुद ही जांच पड़ताल करना, खुद ही छानबीन करना, खुद ही उसका उत्तर ढूंढना और उसे सीखना। रटंत की अगर बात करें, रोट लर्निंग क्या है? तो रटंत की अगर हम बात करें रोट लर्निंग की, तो जो कुछ भी लिखित रूप में तथ्य है उसे ज्यों का त्यों धारण कर लेना, उसे ज्यों का त्यों धारण कर लेना या सीख लेना या याद कर लेना, लेकिन बिना अर्थ को समझे। अगर आप लिखे गए तथ्य को बिना समझे ज्यों का त्यों याद कर लेते हैं तो वो कहलाता है रटंत अधिगम या रोट लर्निंग। ठीक, वह कहलाता है रटंत अधिगम या रोट लर्निंग। अर्थपूर्ण अधिगम की बात करें तो रोट लर्निंग और मीनिंगफुल लर्निंग बस थोड़ा सा अंतर है। लिखी गई बात को इसमें भी याद किया जाता है, लिखी गई बात को इसमें भी याद किया जाता है। जब बिना अर्थ समझे याद कर लिया जाए तो रटंत है, और जब अर्थ समझ करके उसे याद किया जाए तो वो क्या है? अर्थपूर्ण है। ठीक, बिना अर्थ को समझे अगर याद किया जा रहा है तो रटंत है, और अर्थ को समझ करके याद किया जा रहा है तो अर्थपूर्ण है। ठीक, ध्यान देने वाली चीज क्या है वो देखिएगा। सीखने के प्रकार में आशुबेल ने 4 प्रकार दिए हैं। आशुबेल ने कितने प्रकार दिए हैं? 4 प्रकार दिए हैं। पहले का नाम अधिग्रहण, दूसरे का नाम अन्वेषण, तीसरे का नाम रटंत और चौथे का नाम अर्थपूर्ण अधिगम। ये इनके क्रम है, सीक्वेंस में है, कोई इधर उधर नहीं कर रहे हैं। जो गैले के 8 थे वो भी सीक्वेंस में हैं, जो इनके 4 हैं ये भी सीक्वेंस में हैं। किसी का सीक्वेंस इधर उधर नहीं करना है। ठीक, आज की क्लास में बस इतना ही। देखिए, आज की क्लास में हमने जाना अधिगम के प्रकार के बारे में। 2 प्रकार हैं या 2 लोगों ने प्रकार दिए हैं। एक गैले ने दिए जिसमें 8 अवस्थाओं का जिक्र हुआ, एक आशुबेल ने दिए जिसमें 4 अवस्थाओं का जिक्र हुआ। इंपॉर्टेंट चीज रही कि गैले की किताब का नाम पूछ लेता है, जिसमें गैले की किताब का नाम है द कंडीशन ऑफ लर्निंग, द कंडीशन ऑफ लर्निंग। हमने विधियों की बात कही कि अधिगम मार्ग कौन से हैं, तो अधिगम मार्ग 2 तरह के बताए गए, एक आगमन और एक निगमन। ठीक है, अगर समझने में कोई दिक्कत आती है तो सिर्फ इसलिए आ रही है क्योंकि आपने पहली क्लास नहीं देखी। पहले क्लास की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। इससे भी रिलेटेड जो पीडीएफ हैं आपको टेलीग्राम में मिलेंगे, तो जो टेलीग्राम लिंक हमने दे रखा है उससे जुड़ जाइए, या आप टेलीग्राम चैनल पर जाकर के आप सर्च कर लीजिए सीडीपी नेशन बाय आजाद सर, आपको मिल जाएगा। आप टेलीग्राम से जुड़िए, वहां पर फ्री पीडीएफ लीजिए। जिनको भी जरूरत है या जिनको भी आप अपना मानते हैं उनको ये वीडियो शेयर करिए, अधिक से अधिक शेयर करिए। ये इतनी इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि अगर आप सिर्फ अधिगम वाले हिस्से को भी पढ़ लेते हैं तो आपके पास होने की संभावना बहुत अधिक बढ़ जाती है। आप अपना ख्याल रखिएगा, बहुत जल्द हम मिलेंगे अगले पार्ट में। तब तक के लिए जय हिंद।